हेलो स्टूडेंट्स, अपन 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने मूल राशियां देखी हैं, ठीक है। क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर में जिन भी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनको नापने की या मापने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने कुछ राशियों का जन्म किया या राशियों को बनाया और उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं भौतिक राशि, अब देखो परिघटना तो बहुत सारी होती है, ठीक है। अब किस किस को मापे, तो इसको भी सरल करने के लिए अपन ने क्या किया कि अपन ने इन दोनों जो भौतिक राशियां होती हैं उनको दो भागों में बांटा, ठीक है। एक राशि कौन सी है, हमारी मूल राशियां, और ये कैसी है, व्युत्पन्न राशियां। जो मूल शब्द जिस वस्तु के सामने लग जाता है उसका मतलब हमने बताया है कि वह वस्तु स्वतंत्र रूप से प्रकृति के अंदर में अपना अस्तित्व रखती है। अगर क्या शब्द लग जाए, मूल शब्द लग जाए किसी वस्तु के सामने, फिर क्या हुआ कि अपन ने पढ़ा कि मूल राशियां क्या होती हैं और अपन ने यह भी पढ़ा है कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वह क्या होती हैं, ठीक है। और जिन मूल राशियों को नापने के लिए जिन मात्राओं की आवश्यकता होती है उनको हम कहते हैं मूल मात्रक या मूल इकाइयां। और जो व्युत्पन्न राशियों को मापने की जरूरत पड़ती है और उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाइयां, ठीक है। अच्छा, तो इतना तो अपन कल पढ़ चुके थे, ठीक है। आज थोड़ा इससे आगे देखते हैं। और हमने ये भी पढ़े थे ना मूल राशियां कितनी हैं, तो उन राशियों को हमने देखा था कि जो द्रव्यमान है वह हमारी मूल राशि है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान हो गया, जो समय हो गया, और क्या बोले तो लंबाई हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक है, प्रतिबल तीव्रता हो गया, ये सभी अपने क्या है, या पदार्थ की मात्रा हो गया, ये सभी 7 प्रकार की क्या है, मूल राशियां हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम ये सीखेंगे कि आखिर में हमने ये मूल राशियों को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ठीक है। और इन मूल राशियों के जो मात्रक हमने लिखे वही क्यों लिखे, कोई और क्यों नहीं लिखे, ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था, कल पद्धतियां पढ़ी थी, सॉरी पद्धतियां को हमने आज पढ़ना था। कल हमने ये बताया था कि कल जब हम अपन मिलेंगे तो वो मात्रकों की पद्धतियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के मात्रकों की पद्धतियां थी। पहली क्या थी, MKS, और दूसरी क्या थी, CGS, और तीसरी क्या थी, FPS। ये 3 प्रकार की क्या है, पद्धतियां हैं, ठीक है। अच्छा, देखो मात्रकों की पद्धतियों का तात्पर्य क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है अपन को, कि यार देखो ब्रिटेन के अंदर में जो जिस भी वस्तु को नापा जाता है, ब्रिटेन समझते हो, इंग्लैंड, अंग्रेज, ठीक है। कुछ याद आया, गुलामी की जंजीरें, तो किसने राज किया अपने ऊपर, अंग्रेजों ने राज किया अपने ऊपर, ठीक है। वही अंग्रेजों के यहाँ पे, तो उन अंग्रेजों के यहाँ पे जो मात्रक चलते हैं जिनको वो नापते हैं, वो किस में नापते हैं, वो FPS में नापते हैं। मतलब वो लंबाई को नापते हैं फुट में, कि कितने फुट की लंबाई है, ठीक है। और वो वजन, जो वेट जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो उसको नापते हैं किसमें, पाउंड में। और जो समय होता है वो उसको किसमें नापते हैं, सेकंड में, ठीक है। ये होता है। और अपन के यहाँ पे क्या है, अपन नापते हैं लंबाई को मीटर में, और जो द्रव्यमान होता है उसको नापते हैं हम किलोग्राम में, और जो समय होता है उसको नापते हैं किसमें, सेकंड में। तो क्या हुआ कि पहले के समय में कनेक्टिविटी नहीं थी एक देश की दूसरे देश से इतनी ज्यादा। आज तो क्या है, मोबाइल फोन है, नंबर मिलाओ, हेलो करो और सीधे ब्रिटेन में बात करो। पहले था क्या, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि किसी देश के पास में किसी सामान की कमी है, तो वो क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करता है, अपने यहाँ पे मंगवाता है, ठीक है। मान लो अपने यहाँ पे कपड़ा नहीं है और हमने बाहर से कोई कपड़ा मंगवाया, तो वो जो मेजरमेंट करके देगा, कपड़े को ऐसे दे देगा, मेजरमेंट तो करेगा ना कपड़े का, कि कितना लंबा कपड़ा जाना है, ठीक है। तुम लोग जो कपड़े दुकान पे जाते हो तो दुकान पे नाप के लेकर आते हो कि बस वहां बंडल उठाया और अंदाजे से काटा और चल दिए, ख्याल लेते ना कि 1 मीटर दे दे, 1.25 मीटर दे दे, 2 मीटर दे दे, कपड़ा ऐसे तो लेकर आते हो, ठीक। तो ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा है उसने उस कपड़े को नापा किसमें, फुट के अंदर, ठीक है। वो अपना सिस्टम चलाया उसने,
ठीक है, या कहीं से कोई और आ रहा है तो उसने किस में नाप के भेजा है उसको, सेंटीमीटर में नाप के भेजा, नहीं भेजा है। अच्छा, अब अपने यहां पे वो आ गया, मान लो इंडिया के अंदर में वो आ गया, कहां से, ब्रिटेन से। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पे आया, माल उतर गया, और हम क्या लेकर आएंगे, उस माल को लेकर आएंगे अपने गोदामों तक। तो हम उसको पैसे देंगे कि नहीं देंगे। अब पैसे कैसे दें, पहले हम क्या करेंगे, उसको ये चेक तो करेंगे कि जितना हमने मंगवाया है कपड़ा या जो भी वस्तु हमने मंगवाई है वो उतनी है कि नहीं है। ठीक है, उसकी जो बिलिंग है वो किसमें है, फुट में, और हमको हमारे पास में ज्ञान किसका है, मीटर का। तो अपन क्या करेंगे, पहले जितना भी कपड़ा आएगा उस कपड़े को मीटर में नापेंगे, और हमने क्या रेट रख रखा है, 1 मीटर के 10 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको पेमेंट कर देंगे नाप के, मीटर लेके आएंगे, मीटर स्केल, कपड़े को नापेंगे, और 1 मीटर 10 रुपए का है तो उस हिसाब से उसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब एक बात सोचो, मेरे को लाखों लोगों के लिए कपड़ा मंगाना पूरा, तो क्या दिन रात में उसको नापने के लिए बैठूं, समस्या है कि नहीं है। बिजनेस करने में समस्या क्या आ रही है, नाप तोल की समस्या आ रही है, क्योंकि दूसरा देश किसी और चीज में नापता है, अपन किसी और चीज में नापते हैं, और जब अपन लेन देन करेंगे, हम सामान भेजेंगे मीटर में हिसाब से नाप के, तो वो अपने यहाँ पे उसको पहले किस में नापेगा, मीटर को, जो हमने तो नाप लिया मीटर में, वो किस में नापेगा उसको, फुट में। तो पहले वो फुट में नापेगा, फिर अपने यहाँ पे पैसे लगाएगा, फिर उस हिसाब से वो हमको पेमेंट करेगा, और जो पेमेंट आएगा अपने पास में, फिर हम अपन क्या करेंगे, उस पेमेंट को मीटर के हिसाब से जांचेंगे कि पूरा पेमेंट आया कि नहीं आया। कितना समय लगेगा काम करने में, समस्या है कि नहीं है। इसी समस्या का समाधान करना है हमको। ठीक है, और जब अपने पास में ये समस्या आएगी तो समस्या का क्या किया गया, समाधान किया गया। कैसे, कि विश्व के जितने भी देश थे बड़े बड़े सभी, ठीक है, सभी एक जगह पर बैठे और सबने ये डिसाइड किया कि हम पूरे विश्व में एक जैसे मात्रक रखेंगे। अगर इंडिया में किसी चीज को मीटर में मापा जा रहा है, तो ब्रिटेन या यूएसए या अमेरिका या कहीं दूर भी विदेश में है, सब जगह किस में नापा जाएगा, मीटर में नापा जाएगा। तो कोई दिक्कत आएगी क्या, जितना यहां पर 1 मीटर है उतना ही वहां पर भी 1 ही मीटर की इकाई होगी। तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है कि सीधे वो कहेगा कि कितना भेजा भैया, 100 मीटर भेजा, ठीक है ले 100 मीटर के पैसे, डायरेक्ट काम हो गया कि नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि जो मात्रक वो यूज करते थे और जो मात्रक हम यूज करते थे, दोनों को हटा के हमने क्या करते, कॉमन मात्रक लेकर आए, जिसको वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोनों जगह पे क्या हो गया, काम आसान हो गया। तो इन मात्रकों को हटाने के लिए एक पूरी कमेटी बैठी, उस कमेटी ने डिसाइड किया क्या कि आज से हम इन मात्रकों को प्रयोग में लेंगे। ठीक है, और उन मात्रकों को हम क्या कहते हैं, उन मात्रकों को हम कहते हैं क्या, एसआई मात्रक। और इस पद्धति को अपन क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति। ठीक है, तो 4 पद्धतियां अपने पास में, कौन कौन सी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, और चौथी पद्धति किस लिए आई, ये जो पद्धति है एसआई पद्धति, इन्हीं का व्यापक रूप है। इन्हीं से तो जब इनमें हमको समस्या उत्पन्न हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए तो इस पद्धति को लेकर आए। ठीक है, इतना समझ आया, चलो लिखना शुरू करो। एमकेएस पद्धति में देखो मात्रक क्या क्या है, एमकेएस पद्धति में यार देख लो, मीटर का मतलब क्या है, लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम पे, समय को सेकंड में। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। एफपीएस में क्या है, फुट पाउंड सेकंड, लंबाई फुट में, कितने फुट का लंबाई ये होता है कि नहीं होता है, कितने फुट का कमरा, कितने बाई कितने का, ये सब फुट में होते हैं। तो ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया पी, मतलब जो हमारा द्रव्यमान होगा उसको किस में नापेंगे, पाउंड में, और समय को किस में नापेंगे अपन, सेकंड में। ठीक है, तो लिखते हैं जरा जल्दी जल्दी। तो पहली हेडिंग डालो क्या, तो अपन इसमें एक लाइन लिख लेते क्या कि भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न पद्धतियां प्रचलित हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न पद्धतियां प्रचलित हैं। हेडिंग डालिए ना, मात्रकों की पद्धतियां, उसके अंदर लिखना है भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न
प्रचलित हैं। तो पहले लिखेंगे एमकेएस पद्धति, दूसरी सीजीएस पद्धति और तीसरी एफपीएस पद्धति, और चौथी क्या है, एसआई पद्धति। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इसको। तो पहला पॉइंट डालेंगे हम क्या, एमकेएस पद्धति, ठीक है। देखेंगे इसमें, इस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, लंबाई को किस में नापेंगे अपन, मीटर में, द्रव्यमान को अपन किस में नापेंगे, किलोग्राम में, और समय को किस में नापेंगे अपन, इसमें सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगली लाइन से लिखेंगे, इस पद्धति को दशमलव पद्धति भी कहा जाता है, इस पद्धति को दशमलव पद्धति भी कहा जाता है। समझ आ गया। नेक्स्ट डालेंगे सीजीएस पद्धति, दूसरा डालेंगे सीजीएस पद्धति। देखेंगे इस पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इसी में, यह पद्धति फ्रांस ने दी थी, फ्रांस समझते हो, यूरोप में एक देश है फ्रांस, उसकी फुटबॉल की टीम भी है। इस बार का वर्ल्ड कप किसने जीता था फीफा का, फ्रांस ने जीता था। चलो, इस पद्धति को दशमलव पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, दशमलव पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट डालेंगे एफपीएस पद्धति, इस पद्धति में हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में नापते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, यह पद्धति ब्रिटेन में प्रचलित है, तथा इसे सबसे पुरानी पद्धति माना जाता है।
सबसे पुरानी पद्धति माना जाता है। नेक्स्ट डालेंगे अपन क्या, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो चौथा पॉइंट है वो किसका है, एसआई पद्धति। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन क्या कि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में कुछ संशोधन करने के पश्चात, एमकेएस पद्धति में कुछ संशोधन करने के पश्चात एक नई पद्धति काम में लाई गई, एक नई पद्धति काम में लाई गई। जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के देखेंगे, इस पद्धति में भौतिक राशियों के लिए भौतिक राशियों के लिए उपयुक्त मात्रकों को तीन भागों में बांटा गया या तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। तीन भागों में बांटा गया। पहला देखेंगे क्या, मूल इकाई या मूल मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई, यहां पर लिख सकते हैं मात्रक या मात्रक। और तीसरा पूरक इकाई या मात्रक। ठीक है, तीन है इसके अंदर। मूल इकाई या मूल मात्रक अपन पढ़ चुके हैं भाई। व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक है जिनको मूल इकाई या मूल मात्रकों से प्राप्त करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये दो चीजें तो अपन पढ़ चुके हैं, डिट्टो वही लिखना है हमें। ठीक है, जो मूल इकाइयां होती हैं, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठे, अंतरराष्ट्रीय तो सभी देश जब सामने आए, उन सभी ने आपस में डिस्कशन करके क्या किया, जो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनमें से हमने क्या किया, 7 मूल राशियों को हमने क्या किया, अलग किया सभी से। और उन 7 मूल राशियों, जो 7 राशियां जिनको मैंने अलग किया, उन 7 राशियों को हमने क्या बोला कि ये हमारी मूल राशियां रहेंगी। ठीक है, और बाकी की जितनी भी राशियां होंगी वह सभी राशियों को हम इन मूल राशियों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 7 प्रकार की हमने मूल राशियां पढ़ी हैं। कितने प्रकार की पढ़ी हैं? 7 प्रकार की मूल राशियां हमने पढ़ी। ठीक है, और वो 7 प्रकार
प्रकार की जो भी हमारी मूल राशियां हैं उनकी मदद से हम क्या करेंगे, इन सभी व्युत्पन्न जो इकाइयां हैं इनको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मूल राशि अपनी 7 है, तो मूल राशि डालेंगे और वो जो टेबल मैंने आपको बनाई थी वो ही आपको बनानी है बस। ठीक है, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो जो 1 2 3 4 5 6 7 जो हम पहले बना चुके हैं वही हमारी क्या है, मूल इकाइयां होती हैं। और उसमें सबसे पहला क्या है अपने पास में, द्रव्यमान, फिर अपने पास में क्या है, लंबाई, फिर अपने पास में क्या है, समय, फिर अपने पास में क्या है, ताप, फिर अपने पास में क्या है, विद्युत धारा, और फिर अपने पास में क्या है, पदार्थ की मात्रा, और फिर अपने पास में क्या है, प्रदीपन की तीव्रता। ठीक है, इसको हम बोल, यहां पे अपन ने डाला था क्रम संख्या, ये हमारा क्या है, मूल राशि, और यहां पे क्या है, मूल मात्रक, मूल मात्रक, और ये क्या है इसका संकेत। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या, किलोग्राम। ठीक है, लंबाई का क्या है, मीटर, समय का क्या है, सेकंड, ताप का क्या है, केल्विन, विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल, और प्रदीपन तीव्रता का क्या है, कैंडेला। ठीक है, क्या है ये, कैंडेला। और संकेत क्या होता है किलोग्राम का, इसको लिखते हैं अपन किससे, केजी से, मीटर को हम किससे में लिखते हैं, एम से, सेकंड को हम किसमें लिखते हैं, एस और ई सी से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, मोल को एम ओ एल से, और प्रदीपन की तीव्रता को कैंडेला से। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, मूल इकाइयां हो गई। ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी, दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरा इनको ले लेना, नहीं तो आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएंगी, वहां से लिख लेना। तो ये जो मूल राशियां जो निकल कर आई है ना, वो कहां से निकल कर आई, कैसे पता चला ये साथ ही हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बैठे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो सभी देशों ने इस चीज को मान्यता दी कि हाँ ये हमारी 7 मूल राशियां होंगी, और इनको हर जगह पर मान्यता प्राप्त है। आप कहीं पर भी जाओ विदेश में, कहीं पर भी जाके अपने रिसर्च करो, कहीं पर भी जाके कोई भी बिजनेस करो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, सेकंड क्या होता है, केल्विन क्या है, एम्पियर क्या है, मोल क्या है, कैंडेला क्या है, वो लोग भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग भी पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ रहे हैं, तो अपन को भी पता है। अगर मैं बोलूंगा कि इसमें 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो वो भी समझेगा कि ये क्या कह रहा है, वो समझ जाएगा तुरंत कि किसकी बात कर रहा है, ये विद्युत धारा की बात कर रहा है। समझेगा कि नहीं समझेगा, क्यों, क्योंकि वो भी पढ़ता है क्या, यही मूल राशियों को। इस वजह से ये चीज हमने क्या कर दी, आसान कर दी सभी देशों के लिए। क्यों, क्योंकि ये हर जगह पे सेम है। ठीक है, अच्छा, तो व्युत्पन्न राशि अपन की क्या होती है, या व्युत्पन्न जो इकाइयां होंगी उनको हम किससे ज्ञात करते हैं, मूल मात्रकों की मदद से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपन ने कल पढ़ चुके हैं, मूल इकाइयां भी पढ़ चुके हैं और व्युत्पन्न ये भी पढ़ चुके हैं। अपन को पढ़ना है क्या, पूरक। ठीक है, तो ये डाल लेते हैं अपन। देखो एसआई पद्धति में दो राशियों के मात्रकों को
रखा गया है, पूरक मात्रकों की श्रेणी में रखा गया है। पूरक मात्रकों की श्रेणी में रखा गया है। कितनों को रखा गया है? दो राशियों को रखा गया है। ठीक है, चलो तो पहला डालेंगे अपन क्या? कोण। और दूसरा अपन डालेंगे क्या? घन कोण। डालिए, दोनों पॉइंट लिख लिए। ठीक है, चलो तो पहली जो पूरक राशि है हम उसको बोल सकते हैं क्या? कोण या समतल कोण। एक समतल में बना कोण। और दूसरा क्या है? घन कोण। ठीक है, चलो लिख लो उसको जल्दी से। देख लिया? इनके मात्रा क्या होंगे? ये तो हमारे क्या है? राशियां हैं। कौन सी राशियां ये? पूरक। तो इनके मात्रकों को हम क्या कहेंगे? पूरक मात्रक। ठीक है, जो समतल कोण होता है हम उसको नापते हैं किसमें? रेडियन में। और घन कोण को हम नापते हैं किसमें? स्टेरेडियन में। लिख लो जल्दी से इसको। ठीक है, तो ये अपने क्या है? मात्रकों की पद्धतियां समाप्त हो चुकी हैं। तो मात्रकों की पद्धतियों को अपन पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कि दो प्रकार की पूरक राशियां होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है समतल कोण और दूसरी की होती है घन कोण। ठीक है, अभी अपन को इतना नहीं देखना कि समतल कोण क्या है या घन कोण क्या है, बस अपन को सिर्फ इतना सीखना है कि दो पूरक राशियां हैं, एक समतल कोण की और एक दूसरी क्या? घन कोण की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, ये सब कुछ जो हम पढ़े वो धीरे धीरे आता चलेगा। ठीक है, चलो तो आगे का टॉपिक अपन पढ़ते हैं क्या? विमाएं तथा विमीय समीकरण। विमाएं तथा विमीय समीकरण। ठीक है, जरा समझो कि ये विमाएं क्या होती है। कि विमाएं जो निकलती हैं, पहली बात तो एक पॉइंट को समझ लो कि हमेशा व्युत्पन्न राशियों की विमाओं को निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो कि मैंने तुमको बताया था बार बार कि जो द्रव्यमान है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और जो लंबाई है उस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? LEN, लेंथ, GDH। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा अपने पास में क्या? समय। समय को बेटा हम किसमें लिखते हैं? टाइम है, हम कैसे अनुमान है इनके। ठीक है, द्रव्यमान को मास कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं और समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इन चीजों से आप भली बातें प्रचलित होंगे। ठीक है, अच्छा अभी अपन को जब विमा पढ़नी है, विमा, ठीक है, तो विमाओं के केस में अपन क्या करेंगे कि जहां कहीं भी आपको कैपिटल M लिखा है, कैपिटल M लिखा है, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी? द्रव्यमान की। ठीक है, और जहां कहीं भी L लिखा हुआ है हम बात कर रहे हैं किसकी? लंबाई की। और जहां कहीं भी समय लिखा हुआ है, अगर समय लिखा है मतलब
कैपिटल टी लिखा है, इसका मतलब बात कर रहे हैं किसकी? समय की। क्या समझ गया? एम बोले तो मास, एल बोले तो लेंथ, टी बोले तो टाइम। ठीक है। अच्छा, तो देखो फॉर एक एग्जांपल के लिए समझो कि हमने पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अच्छा, दूरी एक लंबाई है, दूरी क्या एक लंबाई है, समय समय होता है। दूरी बोले तो लंबाई और लंबाई बोले तो लेंथ। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं एल अपॉन टी। ठीक है, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं। अगर हमें पता है 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा, अगर x के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो हम 1 मान कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं 1 घात मान सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या? और इसके ऊपर भी मैं 1 घात मान सकता हूं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से ले सकता हूं, एल अगर टी को ऊपर ले जाऊं तो -1 है। तो चाल को इस रूप में लिखना विमा कहलाता है। चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को हमने किस रूप में लिखा है? मूल राशि के रूप में लिखा है। ये एल और टी हमारी क्या है? मूल राशियों को तो व्यक्त कर रही है। एल किसको व्यक्त कर रहा है? लंबाई को। कैसी राशि है? मूल राशि है। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय को। कैसी राशि है? मूल राशि है। तो एल और टी किसको व्यक्त कर रहे हैं? मूल राशियों को। ठीक है, और इन मूल राशियों के ऊपर लगाया हमने क्या? घात। ठीक है, तो किसी व्युत्पन्न राशि को अर्थात मतलब फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो चाल जैसे कोई व्युत्पन्न राशि है, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में लिखना, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में लिखना तथा उनके ऊपर लगी घातों को उस राशि की विमा कहा जाता है। यहां समझ में क्या करेंगे? मूल राशि के रूप में लिखा और उनके ऊपर हमने क्या लगा दी? घात लगा दी। तो इस रूप को, जो रूप परिवर्तन हुआ है, इस रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? किसी व्युत्पन्न राशि की विमा कहते हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे एक दो एग्जांपल और समझते हैं फटाफट से। एक सपोज करो बल लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने? बल बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है? द्रव्यमान और गुणा में क्या? त्वरण। यही तो पढ़ा है हमने, हैं? तो द्रव्यमान को तो ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये तो मूल राशि के रूप में है ही। त्वरण क्या होता है हमारा? वेग बटा समय। ये तो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन और बटे में क्या? समय। देखो ये मूल राशि हो गई, ये भी मूल राशि हो गई, बचा क्या है अभी? वेग। वेग मूल राशि नहीं पढ़ा हमने, साथ में नहीं आता वेग। तो इस वेग को भी हम किस में तोड़ेंगे? मूल राशि के रूप में तोड़ेंगे। तो आगे हम कह सकते हैं क्या इसको? द्रव्यमान गुणा वेग को हम क्या कहते हैं? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन एक तरीके से हमारी क्या? लंबाई है ना? तो मूल राशि आ गई और समय हमारी मूल राशि पहले से है ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन। मैं ऐसे करके बटा लगा रहा हूं उसके नीचे, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इसलिए समय, और बटे में क्या हो जाएगा? ये वाला समय। ये दोनों समय है, दोनों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा विस्थापन और बटे में क्या? समय का वर्ग। यही तो हो गया। विस्थापन कैसा है हमारा? एक तरीके की लंबाई है,
समय क्या है, समय है ही है, और द्रव्यमान द्रव्यमान है। तो हम इस द्रव्यमान की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम। हमने वही पढ़ा है, द्रव्यमान को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से विस्थापन एक तरीके से लंबाई है, और कितनी लंबाई है, घात एक ही तो है, तो इसीलिए गुणा कर सकते हैं किससे, कैपिटल एल से, यानी विस्थापन हो गया, और बटे में समय का क्या हो रहा है, वर्ग। समय को हम किससे लिख सकते हैं, टी से, और टी का क्या हो रहा है, वर्ग, तो इसलिए टी का क्या कर दिया, वर्ग। तो एम एल बटे टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमको इसको ना अच्छी तरीके से लिखना है, तो जो भी कुछ नीचे होता है उसको हम कहां लेकर आ जाते हैं, ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम एल और टी माइनस टू, इसको मैं कह सकता हूं 1, और इसको भी कह सकता हूं क्या मैं, 1। ठीक है, तो बल की जो विमा होती है वह क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो विमाएं इस तरीके से क्या किया जाता है, मतलब किसी भी व्युत्पन्न राशि को उसकी मूल राशि तथा उस मूल राशियों पर लगी हुई घातों के रूप में लिखना, उस राशि की विमा कहलाता है। ठीक है, इसको लिखो, विमा हेडिंग डाल लो, और उसमें लिखो क्या, विमा हेडिंग डालो, विमा, और इसमें लिखो किसी व्युत्पन्न राशि को, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि तथा मूल राशि के ऊपर लगी घातों के रूप में, मूल राशि के ऊपर लगी घातों के रूप में लिखना उस व्युत्पन्न राशि की विमा कहलाता है, या कहलाती है, विमा कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक। तो जरा हम लिख देते हैं कुछ मूल राशियों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर जो लंबाई है, लंबाई को रिप्रेजेंट, यानी लंबाई को अगर विमा के रूप में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एल। ठीक है, अगर द्रव्यमान, यहां पे ऊपर लिख देते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान है उसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से। अगर समय है तो समय को हम किस में लिखेंगे, सॉरी टी से। ठीक है, अच्छा, अगर अपने पास में ताप है तो हम उसको किस में लिखेंगे, कैपिटल के से। ठीक है, अगर अपने पास में अगर अपने पास में मान लो क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा बोले तो एम्पियर, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, कैपिटल ए से। ठीक है, और इस एक और की जरूरत पड़ती है, कोण, या इसको छोड़ दो। ठीक है, तो जो इतनी अपन को क्या लिखनी है, विमाएं लिखकर चलनी है। ठीक है, कहीं कहीं पे हम ताप को ना थीटा से भी लिख देते हैं, टेम्परेचर को दिखाने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो घबराना नहीं है उसको। चलो, ये है अपने पास में क्या, विमाएं। इन्हीं का प्रयोग करके हम किसी व्युत्पन्न राशि की क्या निकालेंगे, विमा को ज्ञात करेंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, बाकी का हम कल करेंगे। एग्जांपल के तौर पर हमने लिया क्या, चाल। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी भी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, इसीलिए बराबर दूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल, और टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी, समय की जगह पे, सॉरी। तो इन दोनों को हम घात 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये एल टी माइनस का 1। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे चाल की विमा
बराबर क्या होती है LT-1। और हमेशा जब भी विमा निकाल लो, निकालने के बाद इसको बड़े ब्रैकेट में क्या करना है, बंद करना है आंसर। ठीक है, अभी यहां तक रखते हैं, कल हम फिर से इसको दोबारा से पढ़ेंगे, घबराना नहीं, समझ में नहीं आया तो कल दोबारा से विमा को शुरू करेंगे और फिर दोबारा से और पढ़ेंगे इसको, और बहुत सारे एग्जांपल देंगे, कम से कम 15-20 एग्जांपल देखेंगे अपन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।